नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सबसे बड़ा सवाल में आज फिर बात कोरोना की ही होगी, क्योंकि हम संकट काल में हैं, हम संक्रमण काल में हैं, हम लॉकडाउन 2 के ठीक बीचों बीच खड़े हैं। पूरा देश मर्यादा निभा रहा है, घरबंदी में है। लॉकडाउन के लिए मैं घरबंदी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, हेल्थ कंसर्न्स को एड्रेस किया जा रहा है, चेन तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बात मैं लगातार कह रहा हूं, लेकिन जान के साथ साथ अब जहान पर खतरा और गहराता जा रहा है। लगातार सबसे बड़ा सवाल में मैं आपको बता रहा हूं, 12 करोड़ लोगों का रोजगार जा चुका था। लॉकडाउन 1 की बात है। अब ये आंकड़ा 14 करोड़ रोजगारों तक पहुंच गया है। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। रिलैक्सेशन की है सरकार ने। ग्रामीण इलाकों में कल कारखाने, जो फैक्ट्रीज हैं, उन्हें चलाने की इजाजत मिली है, लेकिन कोई चलाने को अभी तैयार नहीं है। दिहाड़ी मजदूरों का तो बुरा हाल है। गरीबों तक खाद्य सुरक्षा मुहैया नहीं हो पा रही है। और कॉरपोरेट जगत की बात करूं तो वहां पर भी अब सैलरी कट एक न्यू नॉर्मल हो गया है। 20%, 30%, 40%, 50% भी लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। सरकार कहती रहे, नसीहत देती रहे कंपनियों को कि लोगों को नौकरी से ना निकालो, लेकिन लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। ये सब बातें आपको पता है। लेकिन अब ये संकट और क्यों गहरा गया है, और गहराया कैसे है? शुरुआत केंद्र सरकार ने की है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, डीए, डियरनेस अलाउंस, आसान भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, महंगाई भत्ता, जो हर 6 महीने में सरकार आपको देती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए आपकी तनख्वाह में कुछ और पैसे जोड़ दिए जाते हैं कि महंगाई की मार आप पर ना पड़े। अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021, इस साल की शुरुआत से अगले साल 2021, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई भी महंगाई भत्ता ना देने का फैसला किया है। हर साल 2 बार महंगाई भत्ता मिलता है, लगभग 4%। तो 18 महीने कोई महंगाई भत्ता आपको नहीं मिलेगा। और कितने सरकारी कर्मचारी हैं देश में? 50 लाख, 50 से 54 लाख का आंकड़ा है। और इसमें जो पेंशन वाले हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने सालों देश की सेवा की, जिसकी एवज में उन्हें पेंशन मिलती है, उनको भी कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। सरकार को प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, बचत होगी 38,000 करोड़ की, लगभग 38,000 करोड़। और अब राज्य सरकारें भी उसी राह पर चल पड़ी हैं। वहां पर भी राज्य कर्मचारी होते हैं। उत्तर प्रदेश ने कह दिया 6 किस्तें हम नहीं देंगे। उत्तराखंड से भी ऐसे संकेत आ रहे हैं। सभी राज्यों ने यह कर दिया, और वो कर सकते हैं। तो लगभग 82,000 करोड़ रुपए और बचेंगे, यानी कि 1.25 लाख करोड़ रुपए की ये बचत हो जाएगी। आपके, मेरे, हम सबके पैसों से सरकार बचत करेगी। लेकिन सेंट्रल विस्टा, जहां पर हमारी सरकारें काम करती हैं, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उसको अभी खूबसूरत बनाया जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण होगा। उसमें 20,000 करोड़ जरूर खर्च करेगी सरकार। अभी बुलेट ट्रेन चलनी बहुत जरूरी है देश में, उस पर 1,10,000 करोड़ जरूर खर्च करेगी सरकार। उसमें कोई कटौती नहीं है। 6 लाख करोड़ का सरकार का व्यय होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो हमारी सरकार चलती है ना, ये तामझाम, सरकारी तामझाम पर 6 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। और इसी पर राजनीतिक द्वंद्व भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने निशाना साधा इस बात को लेकर सरकार पर। सरकार का पलटवार देखिए, दोनों बयान सुनिए। The problem is that you're building your central vista at the same time. So either you are not sort of doing these extravagant expenditures, but you're taking away money from the middle class, you're not giving money to the poor people, and you're spending it on your central vista. ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी की ब्रांड न्यू बेवकूफ़ी है। और जब पूरा समाज जो है वो एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहा है, तो इस तरह की सियासी सनक जो है वो कोई देश का कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता, और खुद उनकी पार्टी के लोग पसंद नहीं कर रहे होंगे ये इन्होंने बेवकूफ़ी की है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या अब कटौती के साथ ही जीना सीखना ही होगा? और अब महंगाई भत्ते पर रोक सारे राज्यों में लगेगी।
चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थशास्त्र के अच्छे खासे जानकार हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल। मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हैं, खुद वरिष्ठ पत्रकार रह चुकी हैं, इकोनॉमी को भली भांति समझती हैं। मेरे साथ मोहन गुरुस्वामी हैं, आर्थिक सलाहकार थे वाजपेयी सरकार में, फाइनेंस मिनिस्टर के और फाइनेंस मिनिस्ट्री के, और साथ ही साथ बिजॉन मिश्रा, प्यार से सम्मान से बिजॉन दा कहता हूं, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं, आवाज बुलंद करते हैं आम आदमी की। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कटौती अब नया शब्द हो गया, अब कटौती के साथ जिंदगी काटनी होगी। घर में तो हम बंधे हुए हैं, घर में हम रहने को तैयार हैं, नौकरी भी जाएगी, तनख्वाह मिलेगी तो वो भी कट कर मिलेगी। अब यही न्यू नॉर्मल है। This money was being transferred to labor, no problem. But you are continuing. गोपाल, आपको आवाज आ रही है मेरी? गोपाल के साथ कनेक्शन मिलाते हैं। तो राजनीतिक चर्चा से पहले अब बिजॉन, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, मतलब कटौती न्यू नॉर्मल है, हम कटौती करते रहें, घर में भी बैठे रहेंगे, नौकरी भी चली जाए, तनख्वाह मिल रही है तो उसमें से सरकार काट लेगी, मतलब कटौती इज द न्यू बज़वर्ड। ये समझना होगा कि कटौती इज नॉट द वर्ड। हम लोगों को अब एफिशिएंट होना होगा। अब हम लोगों को समझना होगा कि जो भी फैट है, आपने कई चीज गिनती कर दी है कि अब कोई मतलब सुंदरता बढ़ाने का काम नहीं है हम लोग का। नाउ हम लोग का फोकस है एम्प्लॉयमेंट, हम लोग का फोकस है क्रिएटिविटी, हम लोग का फोकस है इनोवेशन, हम लोग का फोकस है कैसे हम जो बेरोजगार हैं, जो आप कहे, जो आंकड़ा दिए 1400 करोड़, वो हमारा केवल कहना है कि अब हम लोगों को ये बहुत सीरियसली प्लान कर लेने का है लॉकडाउन के टाइम में कि जैसे जैसे हम लोग लिफ्ट करेंगे, जैसे अभी हम लोग छोटे छोटे रिटेल शॉप्स खोलना शुरू कर दिए, हम कह रहे हैं कि उसको 24 घंटे खोलने का आप अनुमति दीजिए, ताकि अनुमति देने से नहीं, वो होता रहेगा। बिजॉन दा, आप मेरे सवाल को डक कर रहे हैं क्या? मेरा सवाल बड़ा सीधा है। नहीं, मतलब नहीं, सरकारी कर्मचारी वही गाज झेलेगा, उस पर ही गाज गिरेगी, महंगाई भत्ता कटेगा सरकारी कर्मचारी का। ये जो 54 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, इनमें से 15 लाख तो सेना के अधिकारी हैं, सेना के हमारे बहादुर जवान हैं, जिनको महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। आप समझ 10 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस के सिपाही हैं, बहादुर हैं। नौकरी नहीं जा रहा है, नोबडी इज लूजिंग द जॉब, किसी का भी नौकरी नहीं जा रहा है सरकारी तंत्र में। हाँ। ये समझ लीजिए बात को। नहीं, मेरा सवाल इसीलिए, मोहन गुरुस्वामी, मेरा सवाल ये है, आप आर्थिक सलाहकार रहे हैं वाजपेयी सरकार में, अगर सरकार को खर्चा काटना है तो ये ब्यूटिफिकेशन छोड़ दीजिए सेंट्रल विस्टा की, अभी बुलेट ट्रेन को बंद कर दीजिए उस प्रोजेक्ट को। आम आदमी की वैसे ही परेशानियां बढ़ी हुई है, उस पर से आप महंगाई भत्ता काट देंगे। 50 लाख से 55 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, 65 लाख पेंशनर्स हैं, पेंशन लेने वाले हैं। वहीं पर ही कैंची चलेगी क्या? और कोई जगह नहीं बची। मैं जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है राजपथ के आसपास, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। जो है वो ठीक है, सारे देश में दूसरी जगह है जहाँ पे खर्चा करनी चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट आप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिल्ली में कर रहे हैं, और दिल्ली में ऐसे ही बहुत पैसा खर्च होता है दिल्ली में, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इससे सहमत हूँ, मगर ये एक प्लान है, इसका तो खर्चा नहीं हुआ, पैसा अलॉट भी नहीं हुआ, इसके प्रपोजल डिस्कस कर लें। जहां तक बुलेट ट्रेन की बात है, वहां पे भी देश का कुछ पैसा फिलहाल नहीं लगा, तो सारा जापानीज क्रेडिट के साथ एक प्लान बना हुआ है, जापानीज क्रेडिट आएगी, उसको बिना विदाउट इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो एक, मगर बुलेट ट्रेन की आवश्यकता के बारे में वो दूसरी चर्चा होनी चाहिए, मैं इसको आवश्यक नहीं मानता हूँ। सारे रेलवे पे खर्च कीजिए, मगर फिलहाल जो है गवर्नमेंट के पास ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे लोग, जो आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ 40 लाख लोग बेरोजगार हो गए। नहीं, 14 करोड़ मोहन गुरुस्वामी,
140 million, बिल्कुल हाँ, 140 million have been rendered jobless. इनके लिए कुछ करनी चाहिए, इसके लिए तो पैसा आना चाहिए, कहाँ से आएगा पैसा? अब सारा जो बोझ जो है इस देश की जो आर्थिक परिस्थिति में सारा बोझ जो है सबसे गरीब तबके में लगा हुआ है। उनके लिए तो पैसे के आयोजन करना चाहिए। फिलहाल जो रिलीफ मिला है इनको सिर्फ 500 रुपए मिला है, और वो भी महिलाओं को 3 महीनों के लिए, तो 1500 रुपए पर लेडी के हिसाब से दिया है महिला। इससे ज्यादा पैसा नहीं है इनके पास, तो पैसों के आयोजन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपका फेयर पॉइंट है कि सेंट्रल विस्टा का ब्यूटिफिकेशन जो है, 1 मिनट, गोपाल कृष्ण अग्रवाल स्क्रीन पर। गोपाल, ये फेयर पॉइंट है, और मैं अभी सुप्रिया से भी ये बात पूछूंगा। सेंट्रल विस्टा में अभी पूरे पैसे लगे नहीं हैं, या बुलेट ट्रेन में भी बहुत सारा लोन तो हमने जापान से लिया है। कांग्रेस गलत मुद्दे उठा रही है क्या? लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप आम आदमी के महंगाई भत्ते को काट देंगे, लेकिन आप सरकार के जो एक्सपेंडिचर है 6,09,000 करोड़ सरकारी खर्च होता है सरकारी तामझाम में, उसे कम क्यों नहीं करते? जेब काटनी है तो आम आदमी की ही जेब क्यों मिलती है आपको? इसकी बात कर रहे हो, ये भी सरकारी कर्मचारी हैं, और अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इस वक्त काम, मेहनत, जो एक्स्ट्रा एफर्ट जो हो रहा है वह सरकारी कर्मचारियों का ये हो रहा है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका हो रहा है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आप जो ये कह रहे हो कि सर सेंट्रल विस्टा बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी किसने ये मैं उस बात पर आ गया, मैं वो बात कर चुका हूं, वो चर्चा पूरी हो गई। मुझे ये बताइए, 38,000 करोड़ रुपए बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की जेब पर ही उनके महंगाई भत्ते पर कैंची क्यों? सवाल सीधा है मेरा। नहीं, बिल्कुल देखिए, जो एडिशनल है, पुराना जो एग्जिस्टिंग है वो उनको दिया जा रहा है। जो 1 जनवरी से अगर एडिशनल था और जुलाई से एडिशनल डीए अलाउंस है, वह उसको रोका है, होल्ड किया है, और जो पुराना कोई नहीं रोक रहे। दूसरी बात, उसको जो कांग्रेस लिंक कर रही है कि सेंट्रल विस्टा, और ये तो एक पूरी तरह से गलत तरीका का लिंक है कि अभी कौन सा सेंट्रल विस्टा बन रहा है और क्या उस पर डिसीजन होगा। वो तो पहले डिसीजन था कोरोना के पहले, अब वो बनेगा नहीं बनेगा। आप मुझे ये बताइए गोपाल बाबू, आपने अभी तक कोरोना को लेकर राहत पैकेज क्या अनाउंस किया है? 1,70,000 करोड़, 30 लाख करोड़ का तो हमारा बजट है। 3 ट्रिलियन की, अब थोड़ा कम हो जाए तब भी 2.25 लाख करोड़ की हमारी, 210 से 225 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है। उसका कितना दिया आपने? पूरी दुनिया तो 10-10% खर्च कर रही है। 5% से ऊपर दे चुके हैं। कहाँ बताइए ना मुझे, कैसे दिया? अच्छा बताइए, 1,70,000 करोड़ के अलावा क्या दिया? उसके पहले भी दिया था। उससे पहले नहीं, मैं कोविड की बात कर रहा हूं, कोरोना क्राइसिस की। 1,70 के अलावा क्या दिया बताइए? कोरोना क्राइसिस से पहले की बात छोड़ दीजिए ना, कोरोना क्राइसिस में क्या दिया? कोरोना क्राइसिस नहीं, 1,70,000 करोड़ के पहले की बात कर रहा हूँ। आप कोरोना क्राइसिस की बात कीजिए ना, घुमाने लगते हैं मेरे साथ में, मुझे नहीं घुमा पाओगे, मेरे आंकड़े पुख्ता होते हैं। नहीं, आप सुन नहीं रहे। 62,000 करोड़ का हेल्थ सेक्टर में कोरोना के बाद किया था अनाउंसमेंट। क्या अनाउंसमेंट? 40,000 करोड़, 62,000 करोड़ का हेल्थ सेक्टर के लिए, फार्मा और उसके लिए, और 40,000 करोड़ का एक किया था, फिर 1,70,000 का किया था, और आरबीआई ने 3 पैकेज में 7,54,000 करोड़ का इकोनॉमी के लिए अलग अलग सेक्टर का, एसएमई का, ईएमआई का और एनबीएफसी का ये अनाउंसमेंट किया है। टोटल सुन लो, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ सुप्रिया। 10 लाख 10.01 लाख करोड़ का ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं फाइनेंशियल पैकेज। ठीक है, आप सुप्रिया रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? सुप्रिया स्क्रीन पर। सुप्रिया, आप किस बात पर फिर लड़ाई कर रही हैं? सरकार कह रही है, गोपाल सीधा आंकड़ा गिनवा रहे हैं, और मैं लगातार क्वेश्चन कर रहा था। 10 लाख करोड़ का उन्होंने पैकेज दे दिया है, और सेंट्रल विस्टा पर कोई खर्च हुआ ही नहीं है अभी। या अगर बुलेट ट्रेन की बात करते हो, बुलेट ट्रेन के पैसे तो जापान से आ रहे हैं। आप मुद्दा क्या उठा रही हैं?
ऐसा है कि इतनी हास्यास्पद बात तो अभी तक मैंने कोरोना के बारे में सुनी ही नहीं है, और मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे थोड़ा वक्त देंगे अपनी बात बोलने का। बिल्कुल। सेंट्रल विस्टा के बारे में गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं कि ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये अभी कौन सा किसी ने कह दिया हो रहा है। अगर किसी ने नहीं कहा नहीं हो रहा तो किसी ने ये भी तो नहीं कहा है कि इस आपदा को देखते हुए हम ऐसे सारे वैनिटी खर्चे रोक देंगे, हम ऐसे सारे वैनिटी खर्चे नहीं करेंगे, क्योंकि अगले 3-4 साल लग जाएंगे हमें अपनी अर्थव्यवस्था को चरमराने से बचाने में। हम सेंट्रल विस्टा पर नहीं करेंगे। अभी तक किसी भी मंत्री ने बोला। 23 अप्रैल को सेंट्रल विस्टा में 2 दिन पहले सेंट्रल विस्टा पर एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है। ये अनैतिक है और असंवेदनशील है, ये मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने सही आंकड़ा बोला कि करीब 115 लाख लोगों पर इसका फर्क आएगा जो डीए काटा गया है। बड़ी बड़ी बातें होती है। 15 लाख सैनिक, 26 लाख सैनिक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन पर यह फर्क आएगा। बहुत लोग इस बात को मिस कर रहे हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से किया गया है। जनवरी से आपने किया है, लोगों ने अपना खर्चा हो सकता है उसके आधार पे किया हो, आपने जनवरी से उसकी कटौती करी है। तीसरी बात, इसमें आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के मन में आशंका ला रहे हैं कि क्या सरकार के पास कमिटेड सैलरी देने का भी पैसा नहीं है। आप इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इरोजन कर रहे हैं। और चौथी सबसे जरूरी बात, प्राइम मिनिस्टर लगातार कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर नौकरी से मत निकालिए, प्राइवेट सेक्टर वेतन की कटौती मत करिए। तो आप तो दोनों ही राजनीति कर रहे हैं इस पर। आप अपने लोगों की वेतन की कटौती कर रहे हैं, डीए नहीं दे रहे। आपको लगता है ठीक है सुप्रिया, पर मुझे ये बताइए सुप्रिया, होल्ड योर हॉर्सेस। सुप्रिया एक मिनट, ये तो केंद्र सरकार की बात है सुप्रिया। अब राज्य सरकारें भी महंगाई भत्ता काटेंगी। एक मिनट सुनिए सवाल सुनिए। राज्य सरकारें भी महंगाई भत्ता काटेंगी। उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने संकेत दे दिए हैं। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र में आपकी सरकारें हैं। क्या आप ऑन रिकॉर्ड बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता देशवासियों को, इन राज्यों के बाशिंदों को भरोसा दे सकती हैं कि राज्य सरकारें, आपकी राज्य सरकारें महंगाई भत्ते में कोई कटौती नहीं करेंगी? संदीप जी, अगर राज्य सरकारों के पास पैसा होता, जिन राज्य सरकारों ने आपका नाम लिया, जो चिट्ठी लिख लिख के प्राइम मिनिस्टर को हार गए, अगर उनके पास पैसा होता तो वो जरूर ये नहीं करती। मेरा सिर्फ इतना कहना है। इसका आप गोल गोल कर गई बात को गोल गोल कर गई। क्या राज्य सरकारें भत्ता नहीं काटेंगी? कांग्रेस शासित राज्यों में भत्ता नहीं कटेगा, आप दे दीजिए इस बात का भरोसा। होगा तो वो ये नहीं करेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा है, 30 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर, उसमें तो हम ये बड़ा कन्वीनियंट है। यही तो प्रॉब्लम है। नहीं सुप्रिया, यही तो प्रॉब्लम है। अब मैं आपको पंजाब की बात बताता हूं। 2018 से अभी महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है। 5,000 करोड़ का महंगाई भत्ता आउटस्टैंडिंग है पंजाब में 2018 से। आप अपने गिरेबान में भी तो झांकिए, आपकी राज्य सरकारें क्या कर रही है? दे देना चाहिए। मैं अपने गिरेबान में झांक के बोल रही हूँ, उसको बिल्कुल दे देना चाहिए। ये मुद्दा उठाया जाएगा, अगर नहीं है तो बिल्कुल दे देना चाहिए। हम नैतिकता की सही तरफ खड़े होकर बात करते हैं। ये गलत बात आप कह रहे हैं। अगर पंजाब सरकार ने नहीं दिया, मुझे इस बारे में नहीं दिया, बिल्कुल दे देना चाहिए। मैं हर बात पुख्ता करने के बाद ही कार्यक्रम में बोलता हूँ। 5,000 करोड़ रुपए का बकाया है महंगाई भत्ता पंजाब में। अब ऐसे में सवाल यह है, देखिए बिजौंदा, आम आदमी ही बलि का बकरा है क्या? हम बकरा किसको पर हैं? हमें काटते रहिए। इसीलिए संदीप जी हमारा ओपनिंग रिमार्क रहा, और हम आपको बहुत ही मानते हैं। आप जानते हैं कि हम बेसूल बात नहीं करते हैं, नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल बात भी नहीं करते हैं। आपको मालूम है कि हमको आमदनी करना है, उसके बाद हम खर्चे बात करेंगे। अब हमारा आमदनी तो आज हो नहीं पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं? इट इज नॉट कटौती। हमको एफिशिएंसी लाना है गवर्नेंस में। एफिशिएंसी लाने के लिए जो गवर्नेंस से इन्वॉल्व है स्टेट गवर्नमेंट, आपने बहुत अच्छा मुद्दा निकाले कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर रहे हैं। वाई द पॉलिटिकल पार्टीज जो दूसरे पार्टी के लोग दूसरे स्टेट्स में हैं, वो क्यों नहीं है एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? वो क्यों नहीं दिखा सक रहे हैं कि हम एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं विदाउट कटिंग द पर उसमें बड़ा पर है। एक मिनट मोहन गुरुस्वामी, बड़ा पर ये है कि पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पर्स करती है ना, इस संघीय ढांचे में पैसा तो केंद्र सरकार देगी। एक मिनट सुप्रिया, अभी मैं मोहन गुरुस्वामी से बात कर रहा हूं। मोहन गुरुस्वामी, सेंटर को ही तो पैसा देना है। प्रॉब्लम तो यहां पर यह आ रही है ना
क्या सरकार के पास पैसा ही नहीं है? मतलब हर तरह से कहीं ना कहीं से, मतलब असम ने सारी दुनिया में तेल के दाम नेगेटिव में चले गए, असम ने पेट्रोल और डीजल के दाम 5-5, 7-7 रुपए बढ़ा दिए, ये कहते हुए, ये तुर्रा देते हुए कि अभी पेट्रोल डीजल कोई खरीद नहीं रहा, तो बढ़ा भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब हमारी जितनी जेब काट सकती है काट लो। देखिए सर, हकीकत की बात तो सरकार के पास पैसा नहीं है, मगर प्रॉब्लम क्या है, ये लोग पैसे इकट्ठा करने की कोई प्रयास ही नहीं कर रहे। बस वो जो 1,70,000 की बात कर रहे हैं, जो गोपाल अग्रवाल ने कहा, उसमें से तो 60,000 करोड़ पहले के बजट से लिया गया है, टैक्स से वसूल किया गया है, और ये कंस्ट्रक्शन लेबर फंड है जो सारे स्टेट्स में डिसबर्स्ड है। तो कोई नया आपने नहीं दिया, कुल दिया आपने 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ में तो कुछ एक लेस देन 1% ऑफ द जीडीपी है। अगर आपको 10% ऑफ जीडीपी के एलोकेशन करना है तो कम से कम आपको 20 लाख करोड़ की बात करनी चाहिए। इस पैसे को कहां से इकट्ठा करेंगे? आप इकट्ठा कर सकते हैं, सरकार जो सरकारी मुलाजिम है, आप जिसको आम आदमी कहते हैं, मैं उसको आम आदमी नहीं मानता हूं। आम आदमी है जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हो गए, वो लोग आम आदमी है, उनके बारे में सोचनी चाहिए। और जो आरबीआई का जो पैसा अनाउंस हुआ है वो एसएमईज और इंडस्ट्री में जा रहा है, बैंक्स को जा रहा है। बिल्कुल, तो आम आदमी के पास क्या जा रहा है? गोपाल कृष्ण अग्रवाल स्क्रीन पर। अब देखिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, गोपाल बाबू, आप मुझसे बेहतर अर्थव्यवस्था समझते हैं, और मैं दर्शकों को भी बता दूं, जो ये सरकार का पैसा होता है ना, वो हमारे से तो आता ही है। अब एक सरकारी कर्मचारी का दर्द समझिए, एक सैनिक का, एक पैरामिलिट्री फोर्स में मौजूद शख्स का, बॉर्डर पर, जो दरअसल देश का फ्रंटलाइन वॉरियर 365 दिन 24/7 रहता है, वो टैक्स देता है ना गोपाल बाबू? टैक्स तो सरकार पहले ही काटती है, तो टैक्स तो कट ही रहा। उसके बाद कि कोरोना संक्रमण फैल गया, एक दिन की तनख्वाह भी काट ली गई, कटी ना, तनख्वाह भी कट गई। उसके बाद महंगाई भत्ता भी काट लो, नौकरी से ही निकाल दो। मतलब सारे बलिदान आम आदमी करेगा, कर्मचारी करेगा। संदीप जी मेरी बात सुनो। हाँ, आप कह रहे हो कि जो टैक्स देता है उसकी बात है, इनडायरेक्ट टैक्स तो हर व्यक्ति देता है, गरीब व्यक्ति भी देता है। वो मैं एक कर्मचारी की बात कर रहा हूं, सरकारी कर्मचारी, वो टैक्स भी देता है, एक दिन की सैलरी भी दे दी। प्राइम मिनिस्टर फंड में एक केयर फंड बना दिया, पहले ही रिलीफ फंड था, उसमें 3800 करोड़ थे, उसका भी पूरा ब्यौरा नहीं मिलता। देखिए अभी बात है जीएसटी में कलेक्शन, आज फिगर आ रही थी कि 80% का कमी हो जाएगी, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो हर व्यक्ति देता है। तो ये जिस तरह के स्थिति है उसमें सरकार, आप अपने घर का बजट बनाते, जिसकी इनकम है उतना ही तो खर्च करेंगे, केंद्र सरकार भी उसी हिसाब से चलेगी। जितना कलेक्शन होगा, अब जीएसटी कलेक्शन 80% से कम हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्सेस इतने कम हो जाएंगे, तो और खर्चा सरकार का बहुत बढ़ गया है। 6 लाख करोड़ का, 6,09,000 करोड़ का सरकार अपने ताम झाम पर खर्च करती है। कर दीजिए ना 30% की कटौती, कितना होता है 30%? 6 लाख करोड़ का 30% कितना होता है? 1,80,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे एक झटके में। वो उसमें मैक्सिमम तो सैलरीज में ही जाता है, तो डियरनेस अलाउंस और डीए और ये सब उसी के तो पार्ट है। तो मतलब घूम फिर कर बात ये आ रही है, सुप्रिया श्रीनेत, घूम फिर कर, एक मिनट सुप्रिया, घूम फिर कर बात ये आ रही है, हम बलि का बकरा हैं, हम कटते रहेंगे। संदीप जी मैं कुछ कहना चाह रही थी। हाँ बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप बहुत दूर मत जाइए। अभी बजट खत्म हुआ है फरवरी में, 4 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। इस दशा में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो नहीं पाएगा, उसको क्यों नहीं काट सकते? 30 लाख करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बजट है, एक्सपेंडिचर बजट के 30% काट दीजिए, आपके पास पैसा आ जाएगा। और एक बात सबको समझनी और याद रखनी चाहिए, और मैं जानती हूँ कि आपके जो आर्थिक विशेषज्ञ स्टालिन है, और आप खुद भी मानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कैपेसिटी टू बोरो
and to raise funds is much higher, much wider, ज्यादा ऑप्शन होते हैं than state government. इसलिए स्टेट गवर्नमेंट बार-बार चिट्ठी लिख के दरख्वास्त कर रही है आपको, वो भीख नहीं मांग रही है, जो वॉरियर्स हैं, वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको पैसा चाहिए। आपकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट पैसे के लिए खड़ी हुई है, आप रेज करिए कैपिटल, क्योंकि अगर आप उनसे 9-10% पे कैपिटल रेज कराएंगे तो एक के बाद एक स्टेट गवर्नमेंट डेट ट्रैप में भी फंस जाएगी, और फिर क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। और यहां पर एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा मोहन गुरुस्वामी, क्योंकि आप आर्थिक सलाहकार रहे हैं, जो ये हमारी फैसिनेशन है फिस्कल डेफिसिट से, ऐसे संकट काल में फिस्कल डेफिसिट थोड़ा और बढ़ा दीजिए, 0.5% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हम बढ़ा देंगे तो 1 लाख करोड़ रुपया वैसे ही मिल जाएगा, जो हम कम कर सकते हैं इकोनॉमी में। आधा परसेंट क्या 2-3% से बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये जो हम जो है ये मर्चेंट बैंकर्स ने लगा दिया है 3% देने। हाँ, इनको समझाने, इनको दिखाने के चक्कर में फंसे हुए हैं, इनको दिखाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। इसको वॉशिंगटन कंसेंसस बोलते हैं। अमेरिका में तो कोई फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं होती है, चीन में नहीं होती है, ब्रिटेन में नहीं होती है, फ्रांस में नहीं होती, बस इस गरीब मुल्क में होती है। हाँ, फिस्कल हमें 3.5% की ये लक्ष्मण रेखा है, इसे लांघना नहीं है। अरे भाई, संकट काल है, देश में गरीब भूखा मर रहा है, दिहाड़ी जा रही है, रोजगार जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह काट लेंगे, लेकिन फिस्कल डेफिसिट का टारगेट नहीं बढ़ाएंगे। कमाल का लॉजिक है। बिल्कुल, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसको तो ब्रीच करनी चाहिए। अभी भी जो टीवी पर चर्चा होती है, जो विदेशी इकोनॉमिस्ट और जो हमारे देश के लोग जो बाहर जो है वो उनको एक्सपर्ट बुला के लाते हैं, वो ये कहते हैं कि फिस्कल को देखिए आप। हाँ, फिस्कल को देखिए, देश के गरीब को ना देखिए। 135 करोड़ का ये मुल्क है, यहाँ पर गरीब है, 2 जून की रोटी नहीं मिलती है लोगों को, नौकरी मिल जाए, नौकरी चली जाए तो परेशान बेहाल हो जाता है व्यक्ति, तनख्वाह कट जाए तो दिक्कत। और यहां पर हम अलग अलग संस्थानों को दिखाने के लिए अपना फिस्कल टारगेट हमें अभी मेंटेन करना है। ये संक्रमण काल है, ये संकट काल है, हम जितना कर सकते हैं वो करने को तैयार हैं सारे देशवासी, लेकिन साथ ही साथ सरकार को भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जरूर सोचना होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।